आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इस जंगल में पेड़ पर रहते थे एप्स, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए और एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया, जो थे आर्थ्रोपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास कांड के बाद अब हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था और साथ ही समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू में करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था और धीरे धीरे इंसानों का विकास हो गया। अब दोस्तों, जब जब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तब वैज्ञानिक तौर पर हमें बताया जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे या इंसान पहले बंदर था और फिर धीरे धीरे ही उसने सब कुछ करना सीख लिया और आज इतना बड़ा वैज्ञानिक युग भी ले आए। लेकिन दोस्तों, विकास का ये क्रम कितना सही है, कितना गलत, ये कोई 100% श्योर होकर नहीं कह सकता। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवाल रखने वाला हूँ जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या सच में इंसान पहले बंदर था? और अगर हाँ, तो आज के बंदर इंसानों के साथ रहते हुए भी इंसान क्यों नहीं बन जाते? ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी बंदर को इंसान बनाने की कोशिश में खुद एक इंसान ही मदारी बन जाता है, मगर बंदर में नाम मात्र का बदलाव नहीं आता। मनुष्य के विकास क्रम की इस वैज्ञानिक थ्योरी को लेकर हमारे मन में कुछ सवाल हमेशा से रहे हैं, जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले। लेकिन अपने सवालों का जिक्र करने से पहले मैं चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी और बंदरों से इंसान बनने के सफर पर आता हूँ। दोस्तों, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग करीब 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम शुरू हुआ था, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए और फिर बैक्टीरिया से अमीबा और फिर अमीबा से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बने और फिर पेड़ पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू किया और इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ और फिर पक्षी और धरती पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ और इसके बाद ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ जो पानी के अंदर भी रह सकती थी और बाहर भी। इसके बाद आए प्राइमेट्स, जो चूहे की तरह दिखते थे और इनके विकास का क्रम आगे बढ़ा। प्राइमेट्स से बने बंदर और इन बंदरों से गोरिल्ला, चिंपांजी और फिर धीरे धीरे इनसे मानव का विकास हुआ। ये पूरा विकास क्रम पृथ्वी पर हो रहे मौसमी और अन्य बदलाव के चलते अपनी जरूरत के आधार पर हुआ। अब दोस्तों, क्या इंसान सच में बंदरों से बना है? आइए जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन की यह थ्योरी फिंच पक्षियों को देखते हुए दी थी। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा पक्षी कई द्वीपों पर पाया जाता है, लेकिन हर एक द्वीप में इस पक्षी की शारीरिक बनावट, खासकर उसकी चोंच में बहुत अंतर था। फिंच पक्षियों की इसी विशेषता को देखते हुए डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। डार्विन के अनुसार जो जीव जिस माहौल या वातावरण में रहता है, वह खुद को उसी वातावरण में ढालने की कोशिश करने लगता है ताकि उसका जीवन और उसके आगे आने वाली पीढ़ियां बच सकें। इसी कोशिश में अलग अलग जगहों के मुताबिक उसकी शारीरिक बनावट और बुद्धि में बदलाव आने लगता है। अलग अलग द्वीपों में फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों के होने का भी यही कारण है। जो फिंच पक्षी जिस द्वीप पर गए, उसी द्वीप के वातावरण के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल लिया। अलग अलग द्वीपों पर रहन सहन, तापमान और खाने पीने के साधनों और तरीकों में बदलाव था। इस वजह से एक ही तरह की फिंच चिड़िया के अलग अलग द्वीपों पर जाने पर उनकी शारीरिक बनावट, खासकर चोंच में बदलाव आता गया। जैसे कि किसी द्वीप पर फलों को खाने वाली लंबी चोंच वाली फिंच, दूसरे द्वीप पर कीड़ों को खाने वाली छोटी चोंच वाली फिंच और अपने ही द्वीप पर अपने मूल स्वरूप में मौजूद फिंच। इस तरह फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। दोस्तों, इस तरह सभी फिंच पक्षियों का प्राइमरी सोर्स तो एक ही था। डार्विन ने यही सिद्धांत सभी तरह के जीवों और यहाँ तक कि मनुष्य के विकास क्रम में भी लागू किया। जैसे सांप और छिपकली या भेड़िया और कुत्ते का प्राइमरी सोर्स एक ही है, और ठीक इसी तरह इंसानों का भी विकास सीधे बंदरों या चिंपांजी से नहीं हुआ, बल्कि बंदर, चिंपांजी और मानव का प्राइमरी सोर्स एक ही है, फिंच चिड़िया की तरह है। आसान शब्दों में कहें तो मनुष्य सीधे बंदरों से इंसान नहीं बना, बल्कि बंदर, चिंपांजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे और यही पूर्वज अलग अलग माहौल या वातावरण में जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों जैसे मनुष्य, चिंपांजी, गोरिल्ला या बंदर के रूप में विकसित हो गए। यानी हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपांजी, बंदर आज सभी एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा हैं, जिसकी मुख्य शाखा यानी कि प्राइमरी सोर्स एक ही है और इसी कारण इंसानों का डीएनए बंदरों और चिंपांजी से काफी मिलता जुलता है। और दोस्तों, अब सवाल ये है कि इंसान, बंदर और चिंपांजी का वह प्राइमरी सोर्स कौन था जिससे यह विकास का क्रम आगे बढ़ा? रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों साल पहले वह प्राइमरी सोर्स था होमोनिड, जिन्हें बनमानुष कहा जाता था। शरीर से ये बंदर जैसे भी लगते थे और
इंसान जैसे भी ये झुककर चलते थे और ज्यादा समय पेड़ों पर ही रहते थे और इसी से इनके हाथ लंबे थे। इस प्राइमरी सोर्स में कपी एप्स परिवार की वे सभी नस्लें प्रजातियां शामिल हैं जो मनुष्य हो या मनुष्य जैसी हो। इसमें मनुष्य, चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान आदि के वंश आते हैं। दोस्तों, जब धरती की संरचना और उसके मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे थे तब पेड़ पौधों की कई प्रजातियां खत्म हो रही थी तो वहीं कई नई प्रजातियों का विकास हो रहा था। कहीं धरती बेहद गर्म हो रही थी तो कहीं अन्य तरह के बदलाव हो रहे थे। इन बदलावों के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म होती जा रही थी तो वहीं जो जीव या जानवर खुद को इस बदलाव के अनुसार ढाल रहे थे या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था। जैसे कि इंसान, पेड़ों पर रहने वाली पिरोलपिथिकस प्रजाति जिसे इंसानों का पूर्वज कहा जाता है, ये पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर थे और इन्हीं की आगे की पीढ़ियों ने खुद के विकास के लिए पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। आर्डीपिथेकस रेमिडर्स, जिन्हें मनुष्य के शुरुआती पूर्वजों में से एक माना जाता है, नई जगह और भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। कई हजारों सालों तक विकास के क्रम में इनकी शारीरिक बनावट में कई बदलाव आने लगे, जैसे कि पेड़ों पर ना झूलने की वजह से इनके हाथ छोटे होने लगे, साथ ही जमीन पर ये अपने दो पैरों पर ठीक से चलने लगे थे और इन्हीं से आगे चलकर होमो हेबिलिस का विकास हुआ, जिन्होंने भोजन के लिए पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया क्योंकि विकास के क्रम में इनका दिमाग का आकार बढ़ गया था जिससे ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे थे। फिर और विकास हुआ और आगे चलकर होमो इरेक्टस ने ग्रुप बनाकर शिकार करना सीखा, साथ ही आग की खोज की और फिर आए होमो सेपियंस यानी चिंतलशील मनुष्य, और ये ह्यूमन इवोल्यूशन आज भी जारी है। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद में जो हमारे सवाल रह जाते हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, अब जब सवाल पूछा जाता है कि इस थ्योरी से आज के बंदर, चिंपैंजी या गोरिल्ला में क्यों कोई बदलाव नहीं आता, जब उस समय के होमोनिड या बंदर बिना किसी को देखे खुद ही धीरे धीरे सब कुछ सीख गए, तो आज के बंदर या चिंपांजी इंसानों को देखकर भी कुछ क्यों नहीं सीख पाते? तो इसका जवाब कुछ यूं मिला, प्रकृति में किसी प्रजाति का इवोल्यूशन या विकास तब होता है जब उसे विकास की जरूरत होती है। दोस्तों, होमिनिड से इंसानों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने का रास्ता चुना था। वे अपना जीवन बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद में विकास किया। लेकिन गोरिल्ला या चिंपांजी को ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, वे पेड़ों पर ही खुश हैं और इसलिए वे अपना विकास करके इंसान बनने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अब सवाल ये है कि आज के बंदरों को इंसान बनने की जरूरत महसूस क्यों नहीं हो रही, जबकि तेजी से जंगल कटते जा रहे हैं, जंगली जानवरों का तेजी से शिकार हो रहा है, जंगलों में आए दिन भयंकर आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि कुछ प्रजातियां तो लुप्त प्राय जानवरों की कैटेगरी में शामिल हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थितियों में आखिर किसी बंदर, चिंपांजी या गोरिल्ला ने ये कैसे सोच लिया कि अभी तो हमें विकास की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी हमें नहीं बनना इंसान? दोस्तों, ये सवाल भी एक सोचनीय बिंदु है। दूसरी बात कि अगर आप अफ्रीका के जंगलों में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि आज भी जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं वे किसी भी तरह के दूसरे वातावरण या माहौल को सहन नहीं कर पाते और न ही वे अपनी स्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले जारवा आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि ये आदिवासी करीब 50,000 सालों से मुख्य समाज से कटकर जंगलों में रह रहे हैं और बेहद खतरनाक हैं। अगर जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के शहरी वातावरण में लाने की कोशिश की जाती है तो वे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते। और आपने यह भी देखा होगा कि जिन बंदरों को शहरी वातावरण में लाकर कई सुख सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें इंसानों की तरह जीना सिखाया जाता है और वे इंसानों की तरह बनने की बजाय और भी कमजोर होते चले जाते हैं। तो फिर इस बात पर यकीन कैसे किया जाए कि उस समय जंगलों में रहने वाले बंदर जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ सीखते चले गए और उनमें इतना बड़ा अंतर आता गया। तीसरी बात कि जानवरों या पक्षियों में कई ऐसी प्रजातियां हैं जो हजारों लाखों सालों से आज तक अपने स्थान पर आए मौसमी बदलाव की वजह से हर साल ग्रुप बनाकर सैकड़ों मीलों का सफर तय करके प्रवास करने के लिए दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं और फिर वापस अपने स्थानों पर लौट जाते हैं। अगर ये बात सही है कि इंसान, बंदर, चिंपांजी आदि के प्राइमरी सोर्स या पूर्वजों ने पृथ्वी पर हो रहे बदलाव के चलते अपना स्थान बदलने का फैसला किया और इसी वजह से उन्होंने पेड़ों से उतरकर जमीन पर दो पैरों पर चलना शुरू किया, ग्रुप बनाकर शिकार आदि करना सीखा और इसी से उनकी शारीरिक बनावट, बुद्धि और आदतों में अंतर आता गया और वे इंसान बनने की राह पर चल पड़े। तो फिर इस थ्योरी से हजारों लाखों सालों से प्रवास करने वाले उन जानवरों या पक्षियों की शारीरिक बनावट में कोई बदलाव क्यों नहीं आया? उन्होंने इतने सालों से क्यों एक भी नई चीज नहीं सीखी? क्यों इन प्रवासी जानवरों, पक्षियों का वर्णन हजारों साल पुरानी किसी भी किताब में वही मिलता है जैसे वे आज हैं, यानी जब से मानव सभ्य बना तब से क्यों किसी दूसरे जीव जंतुओं में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला? दोस्तों, इसी तरह के कई सवाल हैं जिनका जवाब देना इंसानों के बस में नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर देना और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें